फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में ग्रेविटेशन। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको फुल चैप्टर देंगे, हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, अगर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, 11th के हो 12th के हो, नॉट ओनली 10th क्लास के, क्योंकि यह चैप्टर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक दुनिया के लिए, इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, हर एक को, अपने हर एक फ्रेंड को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ग्रेविटेशन की कंसेप्ट और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक फिनोमेनन है, जो कि इसका डिस्कवरी किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन में। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं आपको कि न्यूटन्स की स्टोरी मींस एप्पल ट्री की स्टोरी, जैसे कि उन्होंने डिस्कवरी किया था एप्पल, मतलब ऊपर से एक एप्पल उनके सर पर गिरा, मतलब पेड़ से जहाँ बैठे थे, और एक डिस्कवरी हुई जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, ये एक इवेंट हुआ। तो एक सबसे बड़ी एक इन्वेंशन है साइंस के ज़माने की, पूरे साइंस में ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है ग्रेविटेशन का, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने बताया। और उन्होंने सर्च किया, सोचते सोचते सर्च किया कि एप्पल का गिरने का क्या मकसद है, नीचे गिरने का क्या कारण है। तो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने कंक्लूड किया अपने सारे रिसर्च से, अपने सारे इमेजिन के इल्यूजन से, और उन्होंने बताया कि अर्थ में एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो सेंटर की तरफ उसको खींचता चला जाता है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया। और वो डायरेक्शन कैसी होती है? तो डायरेक्शन सीधी डाउनवर्ड होती, वर्टिकली डाउनवर्ड होती, कहीं से भी ऐसे बेंडिंग तरफ नहीं होती, बेंडिंग डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्टली वर्टिकल होती, डाउनवर्ड्स होती है। ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो डाउनवर्ड वर्टिकली आता है, सेंटर की तरफ वो खींचता चला जाता है। तो ये उन्होंने बताया। तो चलिए अब ये ग्रेविटेशन और भी हमें कंसेप्ट ये अच्छी तरीके से जानना होगा, और इसके लिए ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉलिंग एप्पल दिख रहा है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। यहाँ देखिए एप्पल ऊपर से गिरा है, लेकिन वो सेंटर की तरफ ही जा रहा है, मतलब वो सीधा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर न्यूटन के पैर दिख रहे, तो एप्पल पैर की तरफ जा सकता था, लेकिन वो सेंटर की तरफ जा रहा है। ओके डन। यहाँ पर देखिए मून सेंटर की तरफ तो खींचता है। आप बोलेंगे हाँ मून कहाँ सेंटर की तरफ जाता है, लेकिन मून को अपनी एक वेलोसिटी है, स्पीड है, तो वो स्पीड के कारण सेंटर की तरफ तो खींचता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक्सक्यूलर या फिर हम बोल सकते हैं एलिप्टिकल पाथ में वो घूमता रहता है। मीन्स मतलब अर्थ जो अट्रैक्टिंग फोर्स उस पर अप्लाई करती है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और इसी के कारण अर्थ के सराउंडिंग क्या होता है? मून घूमता रहता है, मतलब फिर चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स एंड मोशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि फोर्स कौन सा है और मोशन कौन सी। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों खींच रहे हैं, एक खींच रहा है और एक घूम रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पर 3 दिख रहे, एक लेटा हुआ दिख रहा है आपको, एक आदमी। तो यहाँ पर फोर्स एंड मोशन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फोर्स क्या है? पुल और पुश, मतलब पुल और पुश, खींचना और धक्का देना, ठीक है, खींचना और धक्का देना। तो ये हम हिंदी में समझ सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, फोर्स क्या करता है? मेक चेंजेस इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी और इन द मोशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या करता है? एक तो ऑब्जेक्ट को वो मोशन में लाता है, स्पीड उसकी चेंज करता है, उसको रोकता है या फिर दौड़ाता है। तो ये इसको फोर्स बोलते हैं। और मोशन क्या है? मोशन तो क्या है? जस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विंग है या फिर जो भी मानेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों क्या एक ही यहाँ पर दिख रहा है, जो पुश कर रहा है उसको, जो उसको घुमा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो जो बॉडी है वो कांस्टेंट थी यानी स्थिर थी, तो उसको क्या ये मोशन में लाने का प्रयास कर रहा है। मीन्स यहाँ पर उसकी चेंज इन पोजीशन हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। तो ये फोर्स एंड मोशन सिंपल स्टेटमेंट से, सिंपल कंसेप्ट से, जो कि आपको समझ में आ गई। दोस्तों बहुत ही ध्यान देना, बहुत ही ये वीडियो बिना स्किप किए देखना ज़रूरी थी, क्योंकि हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है आपका, और ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी, बिना रुके पॉज करके देख सकते हैं आप। तो चलिए
सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मीन्स हाँ सर्कल वाला, ओके, सर्कल वाला मोशन। तो मोशन के कई सारे टाइप्स है, जैसे कि लीनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं उसको, और जैसे बहुत सारे मोशन। तो एक मोशन है यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, तो मोशन इन विच बॉडी इज रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द सर्कमफरेंस और सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम बता सकते हैं कि हाँ मोशन है बॉडी जहाँ सर्कमफरेंस और एक सर्कल के अराउंड घूमती रहती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्विंग दिख रहा है आपको, जो कि एक फिक्स उसका पोजीशन है, एक एक्सिस है दिया गया और उसी के सराउंडिंग वो घूमता रहता है, सर्कल में घूमता है, रेक्टेंगल तो नहीं यहाँ पर, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। दूसरा यहाँ पर देखिए सेलिंग फैन। अपना जो सेलिंग फैन है वो एक ही मोशन में, ठीक है, मतलब एक ही फिक्स पाथ में घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ में। देन यहाँ पर देखेंगे आप मून है या फिर कोई भी सैटेलाइट है, तो यो अर्थ के या फिर पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड घूमता है, तो ये भी पाथ जो इसका है जो मोशन है, तो ये सर्कुलर मोशन है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ के सराउंड घूमता है, एक पर्टिकुलर एंड एक फिक्स्ड रेडियस में ही घूमता है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है, तो सर्कमफरेंस ही बोलेंगे हम उसको। तो एक यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चलिए अब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो कि नेसेसरी है टू कीप बॉडी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को डेवलप होने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक फोर्स है सेंट्रीपिटल, यहाँ पर नाम से ही दिखता है, जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर होता है, ओके। सर्कल का जो सेंटर होता है उसी की तरफ वो खींचता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे लास्ट डेफिनेशन में हमने देखा था अर्थ की ग्रेविटी में, ठीक है। तो सेंटर में जो खींचता है, सेंटर की तरफ जो खींचता है उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जैसे हमने लास्ट एक पिक्चर में देखा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि मून सेंटर की तरफ खींचने के बजाय क्या करता है, घूमता है, मीन्स मोशन में घूमता है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो सेम टू सेम वहाँ पर एक फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसी के कारण वो घूमता है, वरना कहीं पे भी वो दूर जा सकता था, सेंटर की तरफ नहीं खींचता। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, तो एफ सी मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, एब्रीवेट किया है जस्ट mv²/r। तो v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। जो भी सैटेलाइट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सराउंडिंग घूमती किसी भी प्लैनेट के, अर्थ के सराउंड अगर मून घूमता है, तो यहाँ पर v² मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर है। किसकी वेलोसिटी, मून की वेलोसिटी का। सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोई ऐसा पत्थर भी घुमा रहे हाथ में लेके, तो उसकी वेलोसिटी, ठीक है, जिसके अराउंड घूम रही। तो मास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का मास, ठीक है। एंड आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, आर, ये जो आर है, या फिर रेडियस बोल सकते हैं, जो सर्कुलर मोशन है, जो सरकमफरेंस है, तो उसका जो आर है, रेडियस है, तो यहाँ पर आर है। तो ये मैग्नीट्यूड है सेंट्रीपिटल फोर्स का। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सारे ये एब्रीवेट आपने समझा है, अच्छी तरह से समझे है आपको। एफ सी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वी वेलोसिटी है, मास है, एंड आर इज रेडियस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑल जो यूनिट्स है वो एसआई यूनिट या फिर एसआई सिस्टम में होने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सीजीएस का हमें इतना तो लेना देना नहीं होता, पर्टिकुलरली बताओ तो एसआई यूनिट्स ही हम यूज़ करते हैं। सो चलो दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। 3 लॉज हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ इज स्टेट दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या है, सन है, ऑरेंज रेड कलर का, और ABCDEF कंप्लीटली जो यहाँ पर एलिप्टिकल पाथ दिख रहा है, जैसे कि पिछले एक पिक्चर में और पूरे जो कोनिक सेक्शन दिखाए थे मैंने, वहाँ पर आपको बताया था एलिप्स क्या होता है। तो एलिप्स मीन्स ये जो अंडे वाला जो सर्कल दिख रही, यहाँ पर सर्कुलर पाथ जो दिख रहा है, इसको हम एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। तो एलिप्स का जो सन है यहाँ पर दिख रहा है, जो पॉइंट S दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फोसाई, ठीक है। से सर्कल का सेंटर होता है, सेम टू सेम एलिप्स को एक फोसाई होता है, जो कि सन एक्ट्स एज अ फोसाई
एंड द प्लैनेट्स क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे ये कम्प्लीटली रिवॉल्वेशन उनका जो पाथ होता है, प्लैनेटरी मोशन, तो इसमें सन एक्ट्स एज ए फोसाई। जस्ट यही बताना है केपलर्स फर्स्ट लॉ में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ सिंपल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, दूसरा लॉ देखेंगे हम। दूसरे लॉ में क्या बताते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स मीन्स कवर्स इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पर फिर से एक बार मैं वही डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, वही फिगर यहाँ पर देख पा रहे आप यहाँ पर। तो प्लैनेट जैसे घूमता है, ठीक है, सपोज ए पोजीशन पे है, बी तक जाएगा, ठीक है, सी से लेकर वो डी तक जाएगा, ठीक है, मीन से ए बी एंड सी डी डिस्टेंसेस से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इक्वल टाइम में वहाँ पर कवर करता है। तो यही बताना है उनको, जैसे कि यहाँ पर ए से बी और सी से लेकर डी तक जाता है। ठीक है, तो अगला हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए एस। ठीक है, ए एस लाइन दिख रही है जो स्टार्टिंग प्लैनेट का जो पोजीशन है वहाँ से लेकर एस मतलब सन तक का, और दूसरा एक है सी एस। ठीक है, दो हम जैसे कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स, तो यहाँ पर ए बी वाला एंड सी डी वाला ही कर रहे। तो यहाँ पर कंप्लीटली पाथ अगर बताए या फिर एरिया अगर बताने जा रहे, ए एस बी एंड दूसरा जो एरिया है सी एस डी। ठीक है, आप जैसे बोलना है वैसा यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर दो एरियाज़ बताए, तो यह क्या है, इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं, तो ये सेकंड लॉ बताता है हमें कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है, इक्वल एरिया कवर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है फर्स्ट वाला ए एस बी वाला, दूसरा थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, बट एरिया सेम होता है अगर हम एरिया कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये है दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक, केपलर्स का ये सेकंड लॉ है। चलिए अब दूसरा लॉ मैंने एक वेबसाइट से लिया था, कुछ इस तरह के उन्होंने समझ दिए हमको, ये इस तरह का समझाए। आप यहाँ पर देख पा रहे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर A2 एंड A1 दो एरियाज़ दिए, 1 मंथ मतलब टाइम सेम लगा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है तो इसका एरिया कुछ इस तरह का दिख रहा है, और A1 जो थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है तो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट केपलर्स थर्ड लॉ क्या बताते हैं, तो केपलर्स थर्ड लॉ में बताते हैं द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे r एक एवरेज डिस्टेंस है जो कि सन एंड प्लैनेट का है, और t क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इसको हम पीरियड बोलेंगे, जो कि कैपिटल T से डिनोट करेंगे। और तो कम्प्लीटली हम मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यहाँ पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब, मीन्स डिस्टेंस का क्यूब होता है। ठीक है, तो यह हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सम कांस्टेंट यहाँ पर लेना होगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हम आगे देखेंगे, बहुत सारे कांस्टेंट आपने पहले भी देखे होंगे। तो ये यहाँ पर के कांस्टेंट लेंगे हम, और ये थर्ड लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब बताएंगे, अरे ये कौन दिख रहा है, बताएंगे आप ज़रा, पहचान का है, कौन हीरो है ये, तो ये है केपलर्स। ठीक है, तो केपलर्स ने जैसे कि ये 3 लॉज बताए हमको, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। कौन सा एक्सप्लेनेशन, कि ये प्लैनेट्स क्यों ऐसे घूमते हैं और ये क्यों सेटिस्फाई करते हैं ये 3 लॉस। जस्ट उन्होंने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किए, और उन्होंने स्टेट किया है 3 लॉस। बट अगर इन 3 लॉज का हम यूज़ देखें, इनका एप्लीकेशन देखिए, तो न्यूटन में अपने फॉर्मुलेशन किया था जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, तो हम वो आगे देखने वाले। चलिए वो देखते हैं अब, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे यूज़ किया है केपलर्स लॉ न्यूटन्स ने। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जो केपलर्स लॉज जस्ट पढ़े हैं तो उन्होंने वो यूज़ कैसे किया है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर स्टेट कर रहे हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a definite force,
This force is directly proportional to the product of masses of the two objects and inversely proportional to the स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए स्टेटमेंट्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम कम्प्लीटली आपको एक डिजिटल रूप देंगे जिसकी सहायता से आप कम्प्लीटली ध्यान में रख पाएंगे। जस्ट यहाँ पर एक बता रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो क्या है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो दो ऑब्जेक्ट में से एक फोर्स होता है, डेफिनेट फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, कम्प्लीटली अट्रैक्टिंग। तो अट्रैक्शन फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पर बताया है। वो जो मासेस होते हैं तो इनका प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनका जो डिस्टेंस रहता है बीच में तो इनके स्क्वायर वाला होता है, तो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली। तो चलिए अब मैथमेटिकली बताता हूँ कि कैसे होता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए यहाँ पर एक m1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m1 उसका मास है। यहाँ पर दूसरी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल भी बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है। और m1 ऑब्जेक्ट क्या करती है, फोर्स m2 पर अट्रैक्ट करती है, एक्सर्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट बोलेंगे। और m2 भी सेम फोर्स, ठीक है, वैसा ही सेम फोर्स F मतलब यहाँ पर m1 पर एक्सर्ट्स करता है। देन अगर इनका हम डिस्टेंस ले रहे कुछ d, ठीक है, डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब हम मेजर करने वाले डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कुछ इस तरह का है और ये आप कंप्लीटली ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जैसे मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट ले रहे, दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स एग्जस्ट करते और d उनका एक फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी हम ले सकते डिस्टेंस। बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर r से डिनोट करते हैं बट d ले रहे, ठीक है, अपने बुक के हिसाब से जा रहे। देन नेक्स्ट, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम अगले पेज पर देखते हैं, ठीक है। न्यूटन आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे होता है हमें जस्ट अपने स्टेटमेंट में देखा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, m1 एंड m2 मासेस ऑफ द टू बॉडीज, देन प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली मीन्स 1/d², ठीक है। डिस्टेंस हमने यहाँ पर d, आप r भी लिख सकते तो r² होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर d लिए तो d²। अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हमें ये निकालना होगा साइन, तो इसके निकालने के लिए हमें एक कुछ कांस्टेंट लगाना होगा। तो कांस्टेंट हम g लेते, तो g को हम ग्रेविटेशनल या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम न्यूटन्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और यह जो अभी बताया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर, द लॉज मीन्स मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो डबल्स। ये आप यहाँ पर समझ रहे, अगर हम डिस्टेंस डबल कर रहे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऊपर से देख रहे, ठीक है। तो ये आपको कम्प्लीटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे तब आपको कम्प्लीटली ध्यान में आ जाएगा। चलिए अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो हमने बताया उसका हम कुछ और भी जानते हैं, जैसे कि यूनिट क्या है इसका यूनिट, तो हम यूनिट लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1, जो अभी हमने 1 इक्वेशन रिसीव किया है जस्ट वो लिखेंगे, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वर्ट करेंगे g के रूप में, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे g = f_d²। जस्ट यहाँ पर g राइट साइड का है, वो लेफ़्ट साइड पर, मतलब वही, और ये बाकी के जो टर्म्स है वो लेफ़्ट साइड पर, हम यहाँ पर शिफ्ट राइट साइड पर करके लेते हैं। तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा g = f_d²/m1 m2। तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन बोल रहे हैं। और जस्ट यहाँ पर हमें पता है यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, कैपिटल N, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर एंड SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम kg, ठीक है। तो इन सारे यूनिट्स को हम ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जैसे कि न्यूटन m²/kg × kg, ठीक है, m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट का kg। तो हम कुछ इस तरह का लिखेंगे जैसे कि न्यूटन m² पर या फिर डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय kg²। तो यह SI यूनिट है। अब CGS की बात करेंगे तो जस्ट CGS में न्यूटन के बदले डाइन लिखा, m² के बदले यहाँ पर cm² लिखा और kg² के बदले यहाँ पर g² लिखा।
तो आया ना समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो कम्प्लीटली आप हर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत सारी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो चलिए और भी जैसे जानना है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला, हर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसकी भी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट किया है हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने, और उन्हें वह वैल्यू बताई है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखेंगे आप कांस्टेंट वैल्यू कुछ इस तरह की, आपको ये हमेशा के लिए रिमेंबर रखना है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास? तो चलिए फट से एक बार डेफिनेशन बताता हूँ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा जो बॉडी का मास है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो सारा मास वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। एक पॉइंट होता है, इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है या फिर बॉडी के बाहर भी हो सकता है। और द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर हम स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली लेते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर लेते हैं, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रोइड। मतलब ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि हम एक सर्कुलर ले रहे हैं या फिर एक स्पेरिकल ले रहे हैं, मतलब एक ज्योमेट्रिकल सेंटर तो होता है, सर्कल को सेंटर होता है, स्पेयर को भी एकदम मिडल वाला सेंटर तो होता है, तो ये सेंट्रोइड होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला, ज्योमेट्रिकल शेप वाला हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो, बट कोई भी अगर और ऑब्जेक्ट लेते हैं बिना शेप वाली, कैसे भी शेप वाली, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे होता है। सपोज यहाँ पर हम देख रहे, एक यहाँ पर चप्पल दिख रही, ठीक है, आपको एक पुराने ज़माने की, तो यहाँ पर पी पॉइंट दिख रहा है, तो पी पॉइंट पर उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। मतलब अगर हम वहाँ पर एक फिंगर से उठाते या फिर कुछ पिन से उठाते तो वो सारा जो बॉडी का मास है वहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा लगता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट है ऐसा एज्यूम होता है। मीन्स वो बॉडी जैसी के तैसे वहाँ पर खड़ी हो सकती है एट द वन पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट पर। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लो, ठीक है, हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे और वहाँ पर अगर हम फिंगर पर लेते हैं तो वो सारी की सारी बॉडी वहाँ पर दिख जाएगी। जैसे और भी बोलेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ पत्थर दिख रहा है बिना शेप वाला है, ठीक है, अलग अलग उसका डिफरेंट शेप दिख रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर निकालते हैं कुछ डिफरेंट एंगल से मेजर करने के बाद, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिल सकता है। अब बोलेंगे कि हाँ बॉडी का पैस, मतलब इंसान की बॉडी का कैसे आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी बता रहे जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर लड़की दिख रही है फर्स्ट फिगर में, तो यहाँ पर हाथ ऊपर है तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, ठीक है, बॉडी की मतलब बॉडी के ऊपर जा रहा है। लेकिन वो हाथ अगर नीचे लेती है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कुछ शिफ्ट होता है नीचे की साइड में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक कंसेप्ट है कि जहाँ पर पूरा जो बॉडी का होल ऑब्जेक्ट का जो मास है कि हम वहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। एक तो इनसाइड होता है या फिर ऑब्जेक्ट के आउटसाइड होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें अर्थ का ग्रेविटेशन कैसा है यह देखना है। जैसे कि हमने देखा है, ठीक है, हम जानते हैं अर्थ क्या करती है कि पूरे जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जा रहे, ठीक है, तो अट्रैक्ट करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, और ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जैसे अर्थ का बोले तो कहाँ पर है, एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, एक स्पेरिकल बॉडी है, अर्थ की बात कर रहे हैं हम तो सेंटर, ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीन्स सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो हर एक बॉडी जो है वहाँ पर डायरेक्ट कहाँ होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सो हर एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, यह हमने बहुत बार बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो जैसे कि हम एक्सेलरेशन तो जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी अभी बताया हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक्सर्ट तो करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल के कारण। बट यहाँ पर न्यूटन्स का अगर सेकेंड लॉ हम देखेंगे, न्यूटन्स मोशन वाला, ठीक है, मोशन का न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी रिजल्ट्स एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं अगले, ठीक है। तो हम जो एक्सेलरेशन है जो अर्थ के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, तो इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। मतलब ग्रेविटेशन जो उत्पन्न होता है एक्सेलरेशन, तो इसको हम बोलेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हर एक प्लैनेट का हर एक अलग अलग होता है एक्सेलरेशन, बट इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब अर्थ पर जो जी होता है मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें पता है एक वेक्टर है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन है। और अगर हम अर्थ की बात करें या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सेंट्रॉइड जो अर्थ का जो ज्योमेट्रिकल शेप है स्फेरिकल, तो सेंट्रॉइड की तरफ उसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे एक मैन ऊपर से छलांग लगा है, ठीक है, तो छलांग ऊपर नहीं जाती है, नीचे ही जाती है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है, ठीक है। अगला हम वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ निकालेंगे, ठीक है। कुछ वेरिएशंस होते हैं बहुत सारे, बट हम अर्थ पर कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अनुसार पृथ्वी पर हमारी अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है, तो ये कैलकुलेट कुछ इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट आप यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर, मास m की और डिस्टेंस r हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स ने बताया, तो वो लिख रहे हैं एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, g m/r², ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, एंड m एक कोई भी बॉडी का मास है, एंड r यहाँ पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पर d लिया था, हम जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर r, ठीक है, कोई बात नहीं है, r ले लो या फिर d ले लो, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमें जैसे पता है वेट के अनुसार F इक्वल्स टू mg, ठीक है, वेट का इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हम F इक्वल्स टू मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर जस्ट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू g m/r², ठीक है। जस्ट यहाँ पर हम सेम साइड इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि एफ तो लेफ्ट साइड उसका सेम है, तो हम RHS इक्वेट कर सकते हैं, जस्ट वही लिखा है। देन हम स्मॉल g इक्वल्स टू जस्ट वहाँ पर g कैपिटल M/r², वाई, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगा जस्ट। तो यहाँ पर अगर हम r रिप्लेस करते हैं कैपिटल R से, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम बॉडी क्या कर रहे हैं एकदम सरफेस पर रख रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो कम्प्लीटली बॉडी टू सेंटर ऑफ द अर्थ ये जो डिस्टेंस है, तो हम इसको रेडियस बोल सकते हैं, और अर्थ की रेडियस है तो हम कैपिटल R लिखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट जी, जस्ट वहाँ पर जी की वैल्यू मतलब स्मॉल जी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल जी की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डालो यहाँ पर, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। एंड आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की रेडियस, या फिर हम जैसे यहाँ पर लिए ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल m वाला, उसके थ्रू सेंटर का अंतर जितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। जस्ट यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा हमें 9.77 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो यह एक्सेलरेशन का यूनिट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो जी की वैल्यू हम 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बता चुके हैं एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास m। अभी यहाँ पर लास्ट इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि हाँ, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन मास m, मतलब कैपिटल M जो कि मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, एंड रेडियस r जो कि अर्थ की रेडियस है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि कैपिटल M एंड कैपिटल R पे ही स्मॉल g की वैल्यू मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रखें, जैसे भारत में रखें, पाकिस्तान में रखें, या फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया में रखें, ठीक है। अर्थ का सरफेस ही, और अर्थ तो चारों तरफ से सेम है यानी स्पेरिकल है, तो आर अप्रोक्सीमेट सेम है, मीन्स रेडियस ऑफ आवर अर्थ इज सेम, ठीक है। तो ये डिपेंड यहाँ पर M एंड R पर है, तो ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे भी बताओ, मतलब कैसे भी यहाँ पर बदल लो, ऑब्जेक्ट स्मॉल लो, ऑब्जेक्ट बड़ी लो, ठीक है, सेम ही आ जाएगी। नेक्स्ट, वेरिएशन वैल्यू ऑफ G। जैसे कि अभी बताया कि हाँ, अर्थ के सरफेस पर तो वैल्यू का इतना कुछ बदल नहीं होता, ठीक है, बट बदल होता है, कितना होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे कि अर्थ का सरफेस हर जगह पर सेम नहीं होता, उसकी हाइट कम ज़्यादा होती है, जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं चढ़ उतार तो है पृथ्वी पर। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चेंज विथ हाइट। जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाएंगे तो क्या वैल्यू ऑफ जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है या नहीं। देन नेक्स्ट आता है कि चेंज विथ डेप्थ, मतलब जैसे जैसे अर्थ के अंदर चले जाते हैं, हम डेप्थ में चले जाते हैं, तो वो वैल्यू चेंज होती है क्या स्मॉल जी की, तो हम देखते हैं। चलो सो अब पहले जानेंगे हम चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि सरफेस हमने बताया कि कहीं पे चढ़ उतार होते हैं, यानी माउंटेन होते हैं, कहीं रिवर होते हैं, कहीं सी होता है, ठीक है, सागर किनारा होता है। तो ये चेंज कैसे होता है, जैसे कि ये हमें पता है कि इक्वेटोरियन एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेडियस कहाँ होती है, इक्वेटर पर होती है, और स्मॉलेस्ट रेडियस कहाँ होती है, तो पोल्स पर होती है। तो यहाँ पर वैल्यू के डिफरेंस हमें पता चलता है। तो वैल्यू हाईएस्ट कहाँ पर होती है, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पोल्स पर, ठीक है। पोल्स पर वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ पर रेडियस कम है वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा है, और जहाँ पर लैटिट्यूड कम होता है, ठीक है, लैटिट्यूड कम होता है तो यहाँ पर कम होती है वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स इक्वेटोरिया पर, ठीक है। जो इक्वेटर का एरिया है हमारी पृथ्वी का, तो वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लोवेस्ट वैल्यू होती है। तो ये चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। बाकी हम जो भी हमारा पूरा सरफेस लेते हैं अर्थ का तो वो सेम रहेगा, ठीक है। कुछ पहाड़ ये इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, बट काफ़ी ज़्यादा अंतर तो दिखता है, ठीक है। ये सरफेस का बताया हमने। तो अभी हम हाइट के अनुसार देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हाइट के अनुसार हम बता सकते हैं कि वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजेस होती है आर की। जब वैल्यू हम आर मतलब हाइट की अगर हम वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो स्मॉल जी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर साइड में जो डायग्राम दिख रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मिडल वाला दिखा है मतलब अंदर वाला, और ये ऊपर वाला दिखा है। बट हाइट के अनुसार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हाइट यहाँ पर 0 होती है तो 9.8 हम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कंसिडर करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की बात अगर करें तो हाइट हमें पता है 8.8 होती है, ठीक है, 8.8 किलोमीटर होती है, हमें हाइट पता है माउंट एवरेस्ट की, तो उसकी वैल्यू 9.8 रहती है, ठीक है। देन मैक्सिमम हाइट मतलब हम अगर 37 किलोमीटर जाते हैं, लगभग 36.6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो उसकी वैल्यू 9.77 तक आती है। हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, ठीक है, अगर 400 किलोमीटर ऊपर जाती है तो 8.7 पर आती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब जितना कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर रहता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो
6700 किलोमीटर। तो वहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो जस्ट 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि डेप्थ के अनुसार क्या होती है। तो डेप्थ के अनुसार जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर हमें डेटा नहीं अवेलेबल बताने के लिए, बट ये ध्यान रखना है कि आज वी गो इनसाइड ऑफ द अर्थ देन स्मॉल जी डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होता है। चलिए अब टू कंसेप्ट यहाँ पर हमें मास एंड वेट, जैसे कि हमने लास्ट एक इक्वेशन में डाला था जी की वैल्यू फाइंड करते समय वेट। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, तो वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्टिंग्विश जानेंगे हम मास का। ठीक है, और वेट का। तो मास के कुछ यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन किए हमने। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट मैटर होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और CGS ग्राम होता है। ठीक है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसको कोई भी डायरेक्शन नहीं है मास। ठीक है, मास को डायरेक्शन होता नहीं है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, इट्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। मतलब हम अगर दूसरे प्लैनेट पर भी होते, अगर हमारा मास 50 kg है तो दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लैनेट पर, चांद पर जाओ या फिर मार्स पर जाओ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये मास है। अब जानते हैं वेट। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थ जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसको वेट बोलेंगे। ठीक है, और वेट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, ये वेट ये क्या है, फोर्स है। वेट फोर्स है तो W भी लिख सकते हैं या फिर F भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वेट क्या है, एक फोर्स है और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन ही होगा। ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशन फोर्स जो कि डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी की तरफ होता है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वेट एक, और वेट की वैल्यू जो हमेशा चेंज होती रहती है एवरी प्लेस टू प्लेस। ठीक है, कहीं पर भी जाओ उसकी वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है क्योंकि वो सेम नहीं रहती है। जैसे कि हमने हाइट के अनुसार देखा है, डेप्थ के अनुसार लिखा है, सरफेस के अनुसार देखा है। तो स्मॉल जी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ही वेट हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर जी अगर 0 होता है, ठीक है, 0.2 भी होता है, तो हमारा मास बहुत ही कम होगा। जैसे हम मून पर जाते हैं, हमारे चांद पर जाते हैं, तो हमारा वेट, ठीक है, कितना होता है, जस्ट 6 से रिड्यूस होता है, 6 टाइम रिड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ये देखिए क्या दिखा है आपने, जस्ट 2 आदमी ऊपर से गिर रहे। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल जस्ट यहाँ पर बता रहे न्यूटन इन फिजिक्स मीन्स न्यूटन के अनुसार। ठीक है, फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ बॉडी वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। मीन्स यहाँ पर मोशन तो होती है। ठीक है, यहाँ पर मोशन हो रही है, ऊपर से 2 आदमी नीचे गिर रहे, बट वो मोशन कैसी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से कोई भी वहाँ पर उनको ढकेल नहीं रहा है, जस्ट ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से हम एक पत्थर भी डालेंगे तो वो नीचे आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर स्पेस टाइम कर्वेचर बहुत ही रिड्यूस होता है, जहाँ पर टाइम काल जो बोलते हैं हम काल, ठीक है, स्पेस, ये बहुत ही हार्डेस्ट कंसेप्ट है जो कि आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, बस यही समझना है आपको, फ्री फॉल क्या होता है, जस्ट मीनिंग फ्री फॉल, आराम से गिरता है ऊपर से बिना किसी फोर्स के कारण। नेक्स्ट 2 कंसेप्ट हम फिर से एक बार दिखा, चलो देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट 2 कंसेप्ट यहाँ पर देखने हैं हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी लास्ट स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़े। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी उस बॉडी में कितनी सेव की हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज रिलेटिव एंड increases as we go to greater heights from the surface of earth। जैसे जैसे हम हाइट के अनुसार
प्लेस टू प्लेस जाते हैं तो वो एनर्जी चेंज होती जाती है, मीन्स इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। बट हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ, अर्थ हम लेते हैं, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पर ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, तो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। एंड एज वी गो अबाउ, ठीक है, हाइट के अनुसार अगर ऊपर ऊपर जाते हैं तो एच की वैल्यू बढ़ती जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है mgh, एम मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एंड एच क्या है, एच हम बता सकते हैं यहाँ पर हाइट है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो यहाँ पर एच होता है, ठीक है। तो एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, यही बताना था। बट यहाँ पर अगर हम एच बहुत ही स्मॉल कंसिडर करेंगे तो जस्ट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हाँ, इस रेडियस या फिर वो रेडियस बराबर अर्थ के बराबर है, ठीक है, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो हम अगली अगर कंसिडर करते, अगर ज़्यादा एच बहुत ही बड़ा लेते, कुछ इस तरह का एच लेते, तो उसमें हमें जो अर्थ का रेडियस होता है उसमें वो प्लस करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल, जो अर्थ का पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह का मिलने वाला है, ठीक है। तो वो जस्ट हमें -gm, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन r प्लस एच, आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज डिस्टेंस अबाउ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, कहाँ पर, जस्ट सरफेस पर होती है। तो हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से भी कम होती जाएगी, ठीक है, ज़ीरो से भी कम होती जाएगी, तो नेगेटिव में हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपने काफ़ी अच्छे से समझा है, ठीक है। इसका हमें ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए और बहुत सारे इसके बेसिस पर हमें एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एम और आर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर, एस्केप वेलोसिटी। आप एस्केप का मीनिंग तो समझ सकते हैं, ठीक है। द लोवेस्ट वेलोसिटी विच a body must have in order to escape the gravitational attraction of a particular planet or other object is called as escape velocity. Means अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के बाहर कोई ऑब्जेक्ट भेजनी, सपोज एक सैटेलाइट हमें बाहर भेजना है, तो उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी या फिर लोवेस्ट वेलोसिटी, जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा सके, तो इसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। VEC मीन्स एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। ये सारे जो नोटेशन से आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ है, एंड R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हमने देखे हैं। अगर यहाँ पर हम बताने की कोशिश करें एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, किसी प्लैनेट का बात करें तो वो अलग अलग होता है, बट हम पर्टिकुलरली अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्थ से कोई बाहर कोई ऑब्जेक्ट भेजना है तो उस बॉडी का जो स्पीड होता है वो चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी चाहिए, हाई वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ठीक है। दोस्तों ये बहुत कुछ आपने सीखा है, फुल चैप्टर इन हिंदी जैसे कि मैंने बताया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। दोस्तों फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, गुड बाय।